बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब न घड़ियाँ थीं न कैलेंडर। समय को लोग सूरज की चाल, चांद की घटती बढ़ती रोशनी और मौसम की करवटों से पहचानते थे। उस दौर में जंगल आज जैसे नहीं थे। वे सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं थे, वे जिंदा रहस्य हुआ करते थे। ऐसे जंगल जिनमें कदम रखते ही इंसान को लगता था कि वो अपनी दुनिया छोड़ किसी और ही लोक में आ गया है। कहा जाता था, जंगल हर किसी को नहीं अपनाता, पहले इंसान का मन पड़ता है, फिर रास्ता देता है। इसी तरह के घने, अनजान और अनछुए जंगल के बीच कहीं एक जादुई महल छुपा हुआ था। न किसी राजा को उसका पता था, न किसी गांव की लोक कथा में उसका नाम, न किसी साधु, तांत्रिक या विद्वान ने उसे कभी देखा था। क्योंकि वो महल देखा नहीं जाता था, वो खुद को दिखाता था, और वो भी सिर्फ उन्हें जिनका मन साफ हो, जिनकी नीयत में छल न हो और जिनका दिल दूसरों के लिए धड़कता हो। उसी रहस्यमयी जंगल की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें, बीच गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ और पास ही एक शांत सा तालाब। गांव के लोग सूरज उगने से पहले उठते और सूरज ढलते ही अपने घरों में सिमट जाते। जंगल से सब डरते थे। पीपल के नीचे बैठे बुजुर्ग कहा करते, जंगल रास्ता नहीं देता बेटा, वो पहले इंसान को पड़ता है। जो ज्यादा पाने की सोचता है वो जंगल में सबसे पहले खो जाता है। बच्चे डरकर पूछते, क्या जंगल जिंदा है बाबा? बुजुर्ग मुस्कुरा देते, उससे भी ज्यादा। दो दोस्त, देव और माधव, इसी गांव में रहते थे। दो बचपन के दोस्त, देव और माधव, दोनों साथ पले बढ़े, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। देव कम बोलने वाला, ज्यादा सुनने वाला, जो मिला उसी में संतोष करने वाला। माधव तेज दिमाग, बड़ी बड़ी सोच और हमेशा कुछ ज्यादा पाने की बेचैनी। एक शाम तालाब के किनारे माधव पानी में पत्थर फेंकते हुए, देव, क्या तुझे नहीं लगता ये गांव हमारे लिए बहुत छोटा है? छोटा नहीं है माधव, बस हमारी इच्छाएं बड़ी हैं। माधव, बिना इच्छा के आदमी क्या जिंदा रहता है? और ज्यादा इच्छा हो तो आदमी चैन से मर भी नहीं पाता। माधव हंसा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उस साल भैरवपुर में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, लकड़ी की कमी हो गई। गांव की पंचायत में फैसला हुआ, सरपंच, कुछ नौजवान जंगल के अंदर जाकर सूखी लकड़ी लाएंगे। डर के बावजूद देव और माधव साथ निकले। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, हवा ठंडी होने लगी, पक्षियों की आवाज़ कम होती गई और जंगल जैसे सांस रोककर उन्हें देखने लगा। माधव धीरे से,